नमस्कार दोस्तों, आज 28 फरवरी 2024 का दिन है। कल हम लोग 27 फरवरी को शाम को 9 बजे मुंबई सेंट्रल से ट्रेन पकड़े थे और आज 9:15 बजे के करीब हम लोग राजकोट स्टेशन पहुंच गए हैं। रात की यात्रा बड़ी अच्छी रही, लोग आराम से खाए पिए और सो गए और अब राजकोट पहुंच गए हैं। राजकोट गुजरात का एक बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ पे ट्रेन काफ़ी रुकी हुई है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ढोकला खाया, चाय पिया और इंतज़ार कर रहे हैं कि गाड़ी जाए। और ये गाड़ी आगे सोमनाथ ओखा भी जाती है और सोमनाथ भी जाती है, लेकिन हमें द्वारका ही उतरना है। तो हम लोग द्वारका उतर जाएंगे और द्वारका उतर के फिर हमारी गाड़ी वहाँ आएगी जो हमें लेके जाएगी हमारे होटल। और जब हम होटल पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे नहाएंगे धोएंगे और नहाने धोने के बाद फिर हम चल देंगे दर्शन करने के लिए। पहले हमारा प्लान है कि हम लोग नीलकंठेश नागेश्वर महादेव जाएंगे और नागेश्वर महादेव से फिर गोपीचंदन और फिर बेट द्वारका की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, ये राजकोट स्टेशन बड़ा साफ़ सुथरा है, अच्छा है। ट्रेन भी यहाँ टाइम से आ गई है, गाड़ी का सिग्नल हो गया। अब हम ट्रेन में बैठ गए हैं। ये जो आप बाहर देख रहे हो, ये राजकोट के आसपास का दृश्य है। यहाँ पे ज़्यादातर सौंफ की खेती दिख रही है। सौंफ की खेती दिख रही है, काफ़ी हरियाली है और बीच बीच में एरंडी की खेती है। और अभी मैं ट्रेन के अंदर आ गया हूँ क्योंकि बाहर बड़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो ट्रेन के अंदर आ गया हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बाहर दिखाऊँ। ये जो आप हरा भरा देख रहे हैं, ये सब सौंफ है और सौंफ की खुशबू चारों तरफ फैली हुई है और मालूम पड़ता है कि जैसे कि पूरे इंडिया को सौंफ यहीं से मिलती है। अब हम लोग द्वारका पहुंच गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, तो द्वारका स्टेशन दिख रहा है। द्वारका के अगल बगल चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। समुद्र है, नमक की खेती है। कहते हैं कि द्वारका में दुर्वासा ऋषि का श्राप है, इसके कारण द्वारका में मीठा पानी नहीं मिलता है, सब समुद्र ही है। अब हम लोग उतर के बाहर गेट की तरफ जा रहे हैं। गेट की तरफ जाते जा रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हवा गर्म हो गया है। लेकिन समुद्र का किनारा होने से ये तो है ही कि अगर ठंडी है तो ठंडी है, लेकिन यहाँ पे अभी गर्मी है। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर जाते जाते आपको स्टेशन का नज़ारा दिखा रहे हैं। आप स्टेशन के बगल में भी देख लीजिए, सब बबुल की झाड़ियाँ हैं। और अब आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टेशन के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा डब्बा एसी था वो सिर्फ ड्राइवर के पीछे ही था और हमें निकलना है दूसरी तरफ से। तो धूप काफ़ी तेज़ है, इस धूप में से हम निकलते हुए जा रहे हैं। हमारे पीछे हमारी पत्नी जी आ रही हैं, आप देख पा रहे हो। शुक्ला सर और उनके भाई शेषमणि दोनों जन आगे आगे चल रहे हैं। तो अब हम स्टेशन के बाहर जब पहुंचेंगे तब आपको दिखाएंगे। ये हमारे शुक्ला सर और ये और लोग भी यहाँ पे करीब करीब सभी लोग जो आए हुए हैं, लोकल तो कोई ही हो शायद, सब दर्शन करने आए हैं। क्योंकि हमारी काफ़ी लोगों से बात हुई, ट्रेन पूरा दर्शन करने वालों से ही भरा हुआ है। तो आपको थोड़े में बता दें कि द्वारका श्री कृष्ण की नगरी है। द्वारका मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण सब यदुवंशियों को लेके द्वारका ही आ गए थे और द्वारका में उन्होंने शासन किया और अंत में यहीं द्वारका में उनका देहांत हुआ और तब द्वारका समुद्र में डूब गई। लेकिन बेट द्वारका नाम की जगह बची हुई है। बेट यानी कि गुजराती में द्वीप को कहते हैं, आइलैंड को कहते हैं, इसलिए जो द्वारका बची हुई है उसको बेट द्वारका कहते हैं और हिंदी में उसको भेट द्वारका कहते हैं। क्योंकि उस भेट द्वारका में सुदामा और कृष्ण का भेंट हुआ था, मिलन हुआ था, इसलिए
उत्तर से आने वाले लोग भेट द्वारका, महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाले लोग बेट द्वारका कहते हैं। तो हम लोग चलते चलते करीब एक किनारे आ गए हैं। काफ़ी थकने जैसा लग रहा है क्योंकि स्टेशन बहुत बड़ा है। अब हम स्टेशन के बाहर जब पड़ेंगे तो सबसे पहले हम अपने ड्राइवर को खोजेंगे। ड्राइवर से हमने अर्टिगा बुक करके रखी है। ड्राइवर ने फ़ोन किया था, उसने अपना नंबर और गाड़ी नंबर भेज दिया है, तो उसी हिसाब से हम उसको पहचान लेंगे और पहचान के फिर अपने होटल की तरफ चले जाएंगे। तो अब देखिए बाहर जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। एक अच्छा है कि अब ये जो अपने हैंडबैग होते हैं सब में पहिए लगे होते हैं, अब किसी को ढोना नहीं पड़ता है। नहीं तो इतना अगर हम ढो के आते तो मुश्किल हो जाता, थक जाते, अभी से ही थक जाते और यात्रा में मज़ा नहीं आता। तो हम लोग अब गेट की तरफ पहुंच गए हैं। गेट से अभी जब बाहर निकलेंगे, हमने टीसी के लिए दिखाने के लिए टिकट तैयार रखा है, लेकिन अभी तक रास्ते में कहीं कोई टीसी हमें मिला नहीं है। तो देखते हैं, अगर गेट पे टीसी मिलेगा तो टिकट दिखाएंगे और बाहर चले जाएंगे। तो अब गेट करीब आ चुका है। यहाँ पे आगे सामने भारत का झंडा लगा हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं से हम लोग बाहर पड़ेंगे। अभी भी काफ़ी दूरी है स्टेशन से बाहर जाने के लिए। तो आप देखते रहिए, आगे आपको स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आगे का वर्णन करते हैं। अब हम स्टेशन से बाहर हो रहे हैं। जैसे ही हम बाहर आए, बाहर आते ही और थोड़ा सा गर्म हवा निकला। स्टेशन के बाहर आप देख रहे हो कि एक पुराना कोयले का इंजन पड़ा हुआ है। इस कोयले के इंजन में हम लोगों ने बचपन में खूब सफ़र किया है। कोयले के इंजन के बाद डीजल इंजन आ गया और डीजल इंजन के बाद अब इलेक्ट्रिक इंजन आ गया है। तो ये कोयले का इंजन आप देख रहे हो। हम लोग स्टेशन के बाहर आ गए हैं, अपने ड्राइवर को खोज रहे हैं। जैसे ही ड्राइवर मिल जाएगा अपने होटल की तरफ चले जाएंगे। स्टेशन के बाहर काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले बहुत हैं। यहाँ से पूरी द्वारका घुमाने के लिए ऑटो कर लीजिए, 700 रुपये में पूरा द्वारका को घुमा के आपको फिर वहीं छोड़ देंगे। तो जिन लोगों के पास अपनी गाड़ी नहीं है, कम बजट वाले हैं, उन लोगों के लिए द्वारका आना बहुत आसान है। अगर सेकंड क्लास के टिकट से आओ और ऑटो से घूमो तो आप बहुत ही सस्ते में पड़ जाएंगे। होटल तो भले महंगे हैं, लेकिन जो धर्मशालाएं हैं वो काफ़ी सस्ते हैं। 300-400 रुपये में धर्मशाला में रूम मिल जाता है। इसलिए जो देशाटन करना चाहते हैं, पर्यटन करना चाहते हैं, उनके लिए द्वारका आना कोई बहुत महंगा नहीं है। द्वारका और सोमनाथ के बीच में 110 किलोमीटर की दूरी है। तो हम लोग आज द्वारका हैं, द्वारका में दर्शन करेंगे। द्वारका में जाके ना भी होटल जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर नागेश्वर महादेव के लिए निकलेंगे और नागेश्वर महादेव के बाद फिर गोपी तालाब और गोपी तालाब से फिर बेट द्वारका जाएंगे। बेट द्वारका में पहले जाने के लिए हमें बोट से जाना पड़ता था, क्योंकि वो एक टापू है, एक द्वीप है और उसके चारों तरफ पानी है। लेकिन अब करीब इसी साल से एक बहुत ही शानदार पुल का वहाँ निर्माण हो चुका है, इसलिए हम अपनी गाड़ी से भी जा पाएंगे। इसलिए थोड़ा लेट भी पहुँचे तो भी हमें आज हमारा बेट द्वारका का दर्शन हो जाएगा। अभी हम अपनी गाड़ी को खोज रहे हैं। अभी गाड़ी वाले को फ़ोन किया है और वो आ रहा है। देखो ये हमारी गाड़ी आ चुकी है। हम लोग इस गाड़ी में बैठ के चल देंगे। गाड़ी का नंबर देख लिए। अब इस गाड़ी में बैठ रहे हैं। गाड़ी आ चुकी है, अर्टिगा है, 7 सीटर है। हम लोग 4 लोग हैं। चूँकि 4 लोगों का सामान भी रखना है, इसलिए हम गाड़ी के पीछे सामान रखेंगे और आगे की 2 लाइनों में, आगे ड्राइवर के बगल में एक जन और पीछे 3 लोग बैठ के हम लोग जाएंगे। ये हमारे शुक्ला सर सामान रख रहे हैं और ये हमारे ड्राइवर जस्सू भाई से बात हुई। बातचीत करने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत सीधे हैं और इन्होंने कहा कि आइए हम आपको अच्छे से पूरा सब दर्शन कराएंगे। तो अब हम लोग सामान तो रख चुके हैं, अब हम लोग बैठेंगे और चल देंगे। अब हम बैठ गए और चल दिए।
अब हम होटल जा रहे हैं और आगे की कहानी आपको होटल पहुंचने के बाद ही सुनाएंगे। तब तक आप रास्ते का नज़ारा लीजिए। मधुवन स्वीट्स। मधुवन हाँ। पता है मधुवन है, मधुसूदन है। मधुवन है, ये हमें DH उसको लगाइए, आप मैप पे लगाइए। एजेस लिखा है। मधुवन एजेस क्या है? सूट्स। सूट। उसके आसपास का एरिया का नाम नहीं लिखा है। आज कहाँ कहाँ हम घूम सकते हैं? आज यहाँ का राउंड करना पड़ेगा ना। नागेश्वर पहले जाएंगे, हाँ उसके बाद गोपी तालाब, हाँ उसके बाद बेट द्वारका, हाँ बेट द्वारका करके रुक्मणी मंदिर। हाँ। इतना हो जाएगा आज? हाँ हो जाएगा। हम लोग 1 घंटा मतलब आधा घंटा पौना घंटा चाहिए होटल में ना फ्रेश होने के लिए। हाँ हाँ हो जाएगा। हो जाएगा फिर। रात को 10 बजे तक रहता है यहाँ खुला सब।
होटल से हम लोग नहा धो के 1 घंटे के बाद करीब बाहर निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नागेश्वर धाम की तरफ। नागेश्वर धाम ये जो है भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक नागेश्वर धाम का भी स्थान है जो यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर दूर है। तो हम जा रहे हैं वहाँ नागेश्वर धाम में। नागेश्वर धाम में शिवलिंग का दर्शन करेंगे। हमारे दोस्त शुक्ला जी के तो 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हो चुका है, लेकिन मेरा सिर्फ अभी 10 हुआ था। तो आज नागेश्वर धाम का दर्शन करेंगे और कल सोमनाथ का दर्शन करेंगे तो हमारे भी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएंगे और धन्य हम किस्मत को अपने कहेंगे कि हमें दर्शन हो चुका। तो हम जैसे जैसे नागेश्वर धाम की तरफ जा रहे हैं, रोड अच्छे नहीं हैं, आजू बाजू में पूरा रेगिस्तान है, बबूल के झाड़ियाँ हैं और समुद्र है और हवा में बहुत सी गर्मी भी है। तो हम लोग जा रहे हैं, जाते जाते हर जगह का, हर दृश्य का एक अलग अपना आनंद होता है। हरियाली का एक अलग आनंद होता है, समुद्र के किनारे का एक अलग आनंद होता है और वैसे ही ऐसे ही रेगिस्तानी ज़मीन जिसमें बालू बब्बुल, जंगली बब्बुल जिसको विलायती बब्बुल कहते हैं, जमा हुआ, इसका भी एक अपना अलग सौंदर्य है। इसे भी देखने में मज़ा आ रहा है। तो हम लोग अभी 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे नागेश्वर धाम और नागेश्वर धाम जब पहुंचेंगे तब आपको हम आगे की कहानी सुनाएंगे। तब तक आप रास्ते का दृश्य देखते चलिए। अंदर चप्पल निकालने का है सर भी अंदर जा सकते हैं। लिखा है तो हम नागेश्वर धाम में पहुंच गए। नागेश्वर धाम में हमने पहुंचकर पहले अपना वहाँ पे चप्पल स्टैंड में चप्पल रखा और लाइन में लग गए। चूँकि सोमवार का दिन था और स्कूलों की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए यहाँ पे कोई विशेष भीड़ नहीं था। हम लोग सीधे मंदिर में घुस गए और मंदिर में दूर से ही हमें दर्शन हो गए, लेकिन लाइन में खड़े हो गए तो हमें पता चला कि यहाँ अभिषेक और अर्चना पूजा करने के लिए महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती पहनना पड़ता है। तो फिर हम लोग लाइन से बाहर आ गए और बाहर आके हमने पहले जहाँ पे उसके लिए चार्ज है, करीब 40 रुपये चार्ज है, वो भरा और फिर हमने धोती लिया। और उस धोती को किसी को पहनने तो आता नहीं है, शुक्ला सर को छोड़ के बाकी किसी को नहीं आता है, तो हमने उसे लुंगी के टाइप लपेट लिया और लपेट के और फिर दर्शन के लिए फिर से दूसरे लाइन में लगे जहाँ से अभिषेक करने के लिए अंदर जाते हैं। और नॉर्मल लाइन में तो बाहर से ही होता है और लोग यहाँ पे धड़ल्ले से वीडियो बना रहे थे, जबकि बाहर लिखा था कि मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आए, लेकिन यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं था।
तो हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए क्योंकि अंदर तो वीडियो बना नहीं सकते थे इसलिए दिखा नहीं पाए। तो अब हम इस मंदिर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर का परिसर बड़ा भव्य है। हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, चारों बगल से घूमते हुए परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। मंदिर बहुत ही मजबूत आधार स्तंभों पे खड़ा है। अब ये इसका रचना देख के तो लगता है जैसे नई रचना है, पुरानी रचना नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे पत्थर का निर्माण तो दिख नहीं रहा है या कलर होने के कारण हमें पता नहीं चल रहा है। तो मंदिर का परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग और मंदिर का परिक्रमा अभी करीब करीब पूरा हो चुका है। और यहाँ पे अंदर गाय का बछड़ा घूम रहे हैं, गाय भी घूम रही है। तो बाहर की तरफ वहाँ उस तरफ हमें टॉयलेट दिखा, तो हमने सोचा कि चलो टॉयलेट जाके आते हैं, क्योंकि बाहर कहीं भी टॉयलेट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जब कभी भी बाहर आप घूमो, आपको अगर टॉयलेट मिल जाता है तो आप पहले टॉयलेट कर लो, क्योंकि बीच रास्ते में कहीं रुकना अभद्रता होती है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये मंदिर आपको मैंने बाहर से दिखा दिया। अब मंदिर के यहाँ से हम लोग जाएंगे गोपी तालाब में। गोपी तालाब वह तालाब है जहाँ पे गोपियाँ नहाया करती थी और श्री कृष्ण वहाँ पे कपड़े चुराया करते थे। तो उस गोपी तालाब में जाना है हमें। गोपी तालाब का दर्शन करेंगे। गोपी तालाब की मिट्टी से गोपी चंदन भी बनता है। तो अब ये हमारी पत्नी जी हैं। अब हम सब लोग बाहर आ गए हैं। अब हम अपना चप्पल खोज रहे हैं। जब चप्पल मिल जाएगा, चप्पल पहन लेंगे तो हम मंदिर के बाहर चले जाएंगे। करीब करीब हम लोग गेट पे आ चुके हैं। और देखो, अब मैं एक ही मंदिर का दर्शन करने में ऐसा लगता है कि थकावट आ गई है, क्योंकि धूप और गर्मी बहुत है। जबकि अभी ये मार्च का महीना ही है, तो लेकिन फिर भी धूप है। तो अब हम मंदिर के बाहर आ गए। सामने शुक्लासर और शेषमणि जी हैं। अब हम मंदिर के बाहर जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ चल के चाय वो पिया जाए, क्योंकि सवेरे से हम आए होटल और होटल से नहा के आ गए। कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि नागेश्वर महादेव के दर्शन करना है। तो नागेश्वर महादेव के दर्शन हो गए। अब बाहर चल के पहले चाय वगैरह पीते हैं। अब वहाँ से फिर हम लोग आ गए गोपी तालाब। गोपी तालाब में रुक्मिणी मंदिर है और गोपी तालाब है। तो अब हम जा रहे हैं गोपी तालाब की तरफ। गोपी तालाब में वैसे तो कुछ नहीं है कुछ, लेकिन दुकानें अच्छी है। यहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े, पूजा के सामान, बैग और सजावट के सामान बहुत मिल रहे हैं। लेकिन हमें तो हमारा असल उद्देश्य गोपी तालाब को देखना है, उस जगह को देखना है जहाँ कृष्ण के और गोपियों के पैर पड़े हैं। तो हम लोग सीधे उसी की तरफ जा रहे हैं, खरीदारी के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। तो देखो, अभी सामने आपको गोपी तालाब दिखाई देगा। छोटा सा तालाब है, लेकिन साफ सुथरा पानी है। तो देखिए आप, ये गोपी तालाब। जब पानी का स्नान करें जा तो हम लेता हुआ हम करना। पानी तो बड़ा शुद्ध है, लेकिन पानी काफ़ी साफ है।
जूता चप्पल निकालिए। चलिए आओ देखिए आते हैं। गोपी तालाब देखने के बाद वहाँ बाहर एक जगह कुंड में तैरता हुआ पत्थर है जो दिखाई दे रहा है आपको। इस तैरते पत्थर के हमने दर्शन किए और तैरते पत्थर का दर्शन करके गोपी तालाब की यात्रा पूरी करके हम लोग बाहर आ गए। अब बाहर आ गए हैं तो अब हमें यहाँ से जाना है बेट द्वारका। बेट द्वारका यहाँ से काफ़ी दूर है, करीब 40-50 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो अब हम बेट द्वारका की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे की कहानी फिर आगे सुनाएं। किरण से निकालते हैं। कौन सा तालाब? गोपी तालाब है। सबके पास ढूंढ लिए हैं। ले ले 10 रुपये अगर मदद करना ले लो। दे दो। आपने दे दो। कल के दिन खरीदारी के लिए रखेंगे, समझे? आज का दिन आधा दिन है तो इसको पूरा कर लीजिए घूमने में। गन्ना का जूस भी मत पीजिए, अभी चाय पिए हो और फिर कहीं जब मिलेंगे चल पड़ते हैं। क्योंकि आगे से ऑटो जाती है, आप रुकोगे। अब हम बेट द्वारका पहुंच गए हैं। पहले बेट द्वारका आने के लिए नाव और स्टीमर चला करती थी और लोग उसी से आया करते थे और उसमें बहुत खतरा भी हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत ही अत्याधुनिक पुल बन गया है। उस पुल से हमें ड्राइवर लेके आए और पुल क्रॉस करने के बाद एक जगह पर रुक गए और हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया कि यहाँ से आप ऑटो पकड़ लीजिए और ऑटो से आप पूरा दर्शन करके यहीं वापस आ जाइए। तो हमने एक ऑटो पकड़ लिया और बेट द्वारका की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख रहे हो, ये बेट द्वारका के रास्ते और ये पुल बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। और बेट द्वारका में किसी तरह की खेती बाड़ी कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बबूल के पेड़ हैं और लोगों की बस्ती है। और इसका पूरा इकोनॉमी इस द्वारकाधीश के मंदिर में के ऊपर ही निर्भर है। तो अभी हम लोग बेट द्वारका की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए हम लोग ऑटो में बैठे हुए हैं। 4 लोगों के लिए ऑटो ये 700 रुपये में हुआ है और ये करीब 2 घंटे में हमें घुमा के ले आएगा। पहले हम लोग जाएंगे हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से माँ आशापुरा का दर्शन करेंगे। आशापुरा दर्शन करने के बाद वहाँ पे से फिर बेट द्वारका जो द्वारकाधीश का मंदिर है उस द्वारकाधीश के मंदिर में जाएंगे। द्वारकाधीश मंदिर की ये कहानी है कि द्वारकाधीश यहाँ से बैठ के शासन यहाँ रहते थे और वो शासन द्वारकाधीश का मंदिर जो मुख्य शहर में है वहाँ से करते थे। तो यहीं पे उनको मिलने के लिए उनके मित्र सुदामा आए थे जो चावल लेके आए थे और बहुत शर्मा रहे थे। लेकिन कृष्ण ने उनको बड़े प्यार से उनसे मुलाकात किया, उनके चावलों को बड़े प्यार से खाया और उनकी बड़ी इज्जत की। और जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने देखा कि उनका तो घर द्वार मकान महल सब बन गया है। तो
ये उसी का महत्व है। यहाँ पे लोग चावल लेके आते हैं, चढ़ाते हैं। अभी हम एक हनुमान मंदिर में आ गए हैं, यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। एक अच्छा है कि यहाँ पे मोबाइल कैमरा ले जा सकते हैं। अब आगे हम आपसे मिलते हैं द्वारिकाधीश मंदिर में। दो चार से पटरी निकाल दिया जाए तो पटरी को निकाल दिया जाए मोटर से पूरा पटरी निकले। बेट द्वारका का दर्शन करने के बाद बेट द्वारका में चूँकि मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम कुछ दिखा नहीं पाए। वहाँ पे हम जब गए दर्शन करने तो द्वारकाधीश के कपाट बंद हो चुके थे। हमें बड़ी निराशा हुई, ग्लानि हुई कि इतना लंबा आने के बाद द्वारकाधीश के दर्शन नहीं होगा। लेकिन तभी पुजारी ने बताया कि 10 मिनट के बाद फिर खुलेगा और हमने 10 मिनट इंतज़ार किया। उसके बाद द्वारकाधीश के कपाट फिर खुले। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया। फिर उस जगह गए जहाँ पे सुदामा और कृष्ण की भेंट हुई थी। वहाँ पे थोड़ा सा मंदिर की जानकारी ली और वहाँ पे दर्शन किए। और फिर हम लोग आ गए बाहर आके हम लोग फिर से उसी ब्रिज पे आ गए हैं जिस ब्रिज से हम लोग बेट द्वारका में गए थे। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि इस बेट द्वारका के
ब्रिज पे हम लोग थोड़ा रुकते हैं और फोटोग्राफी करते हैं, इसलिए हमने गाड़ी में साइड में लिया और रुक गए और फिर हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटो खींचे। फ़ोटो खींचने के बाद हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और फिर अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ और फिर कल का प्रोग्राम आपको कल दिखाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। धन्यवाद 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 धन्यवाद।